गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूं, जिसका नाम है बल तथा इसके प्रभाव। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 8 है आपका बल और इसके प्रभाव। तो बल के बारे में हमने पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जो किसी वस्तु की गतिमान स्थिति में परिवर्तन कर दे या किसी स्थिर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, उसकी दिशा में परिवर्तन कर दे, बल कहलाता है। आइए देखते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में कई गतिमान वस्तुओं को देखते हैं। सड़क पर बसें, साइकिल, गाड़ी, ट्रक आदि चलते हैं। हवा चलने पर वृक्षों की पत्तियां भी हिलती हैं। कल्पना कीजिए, आप स्कूल की पिकनिक के लिए जा रहे हैं। रास्ते में बस रुक जाती है। ड्राइवर लड़कों को बस में धक्का लगाने को कहता है तो बल आयोजित होता है तथा बस चलने लगती है। उदाहरण में आप देखते हैं कि शब्द बल का अर्थ खींचने धकेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्तुएं गतिमान हो जाती है। यानी कि किसी वस्तु को धकेलना या खींचना, उस पे बल लगाना कहलाता है। आइए देखते हैं बल क्या है। तो प्रत्येक दिन आप दरवाजा खोलते हैं तथा बंद करते हैं। आप मेज से एक किताब को उठाते हैं। आप गीले कपड़ों को निचोड़ते हैं। इन सभी क्रियाओं को करने में आपको बल का उपयोग करना पड़ता है। अतः सभी बल वस्तु की गति से परिवर्तन करते हैं। शब्द धकेल, खिंचाव, फैलाना, सिकोड़ना बल को दर्शाते हैं। कोई भी वस्तु धकेली हुई कहीं जा सकती है। यदि एक व्यक्ति इस पर बल आरोपित करता है, बल लगाता है, तो वस्तु व्यक्ति से दूर हो जाती है। धकेलने के बाद निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जैसे कि इसकी अवस्था बदल जाती है, इसकी गति की अवस्था बदल जाती है, इसकी आकृति व आकार भी बदल सकता है। इन सभी का संयोजन होता है, जिसके अंदर बल लगाने पर हमें ये सब परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। कोई वस्तु खिंची हुई कहलाती है यदि वस्तु या व्यक्ति द्वारा इस पर बल लगाया जाता है तथा इसकी दिशा व्यक्ति या वस्तु की ओर हो जाए। जैसे जब हम दरवाजे को बंद करने के लिए खींचते हैं तो दरवाजा हमारी ओर आता है, तो दरवाजे की दिशा हमारी ओर हो जाती है। कोई वस्तु फैली हुई कहलाती है यदि इस पर बल उसकी लंबाई को बढ़ा देता है तथा गति की दिशा बल की दिशा में हो। जब कोई भार किसी स्प्रिंग से लटकाया जाता है तो स्प्रिंग की भार दिशा में फैलती है। कोई वस्तु सिकुड़ी या निचुड़ी हुई कही जाती है जब इस पे बल इसका आकार बदल देता है। जैसे कि हम ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट ट्यूब को सिकुड़कर टूथपेस्ट बाहर निकालते हैं तथा शिकंजी बनाने के लिए नींबू को निचोड़ते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, उसकी आकृति बदल जाती है। तो आकृति में परिवर्तन भी बल के कारण होता है। फिर है आपके बल के प्रभाव। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि बल किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है। जैसे कि आप देखते हैं, घर में कोई मेज रखी हुई है और अगर आप उसके ऊपर कोई बल लगाते हैं, उसको धकेलने की कोशिश करते हैं तो वह धकेल जाती है। इस प्रकार जो आपकी वस्तु है वह गतिमान हो जाती है, कुछ देर के लिए वह गति की अवस्था में आ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि बल किसी स्थिर वस्तु को गतिमान करता है। आगे देखते हैं, बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा भी बदल सकता है। यदि कोई बल किसी गतिमान वस्तु पर इसकी दिशा में आरोपित किया जाए तो वह वस्तु और तेज चलने लगती है। यदि बल गतिमान वस्तु पर उसकी गति के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो यह धीरे हो जाती है। जैसे कि झूले को तेज झुलाने के लिए व्यक्ति इसे धक्का देता है। यदि व्यक्ति विपरीत दिशा में झूले को खींचता है तो झूला धीरे धीरे गति करने लगता है। आगे देखते हैं, बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा को बदल सकता है। एक बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। जैसे कि एक खिलाड़ी ठोकर मारकर गतिमान फुटबॉल की दिशा को बदल सकता है।
फिर है बल किसी गतिमान वस्तु को रोक सकता है या उसे धीरे धीरे भी या उसकी गति को धीमा भी कर सकता है। जैसे कि आप अपने मित्र की साइकिल खींच रहे हैं, जो इसे चला रहा है यह धीमी हो जाती है। इसका अर्थ है कि आपने गतिमान वस्तु की गति के विपरीत दिशा में बल लगाया है। इस प्रकार किसी गेंद की विपरीत दिशा में बल लगाने पर खिलाड़ी क्रिकेट गेंद को रोक देता है। फिर है बल किसी वस्तु का आकार एवं आकृति भी बदल सकता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हम एक टूथपेस्ट में से टूथपेस्ट को निकालते हैं तो उसके कारण हम उसके ऊपर एक बल लगाते हैं और उसकी आकृति के अंदर परिवर्तन हो जाता है, तथा जब हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो वह लंबी हो जाती है तथा उसके ऊपर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं बल के प्रकार। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः बल को दो समूह में बांटा जा सकता है। पहला है आपका संपर्क बल और दूसरा है आपका असंपर्क बल। तो संपर्क बल क्या कहलाता है? एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पे लगाए जाने वाला बल जो कि इसके सीधे संपर्क में हो, संपर्क बल कहलाता है। घर्षण बल भी इसी बल का उदाहरण है। दो वस्तुओं के पृष्ठों को संपर्क में लाने की कोशिश करता है तथा इसी प्रकार दो वस्तुएं जैसे एक कार एक ट्रक की सड़क पर टक्कर होने पर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बल लगाने की कोशिश करती है और यह बल संघट्ट बल भी कहलाता है। आगे देखते हैं असंपर्क बल। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आए बिना इस पे बल लगाती है तो यह असंपर्क बल कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, कुछ बल दिए गए हैं जैसे कि चुंबकीय बल, स्थिर बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युत बल। आइए देखते हैं इनके बारे में। चुंबकीय बल क्या है? यदि एक चुंबक को लोहे की पिनों के पास लेके जाया जाए तो लोहे की सभी पिनें धीरे धीरे उस चुंबक से चिपकने लगती है, जो यह सिद्ध करती है कि चुंबकीय बल लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसमें दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होती, कुछ दूरी पर होती हैं। कुछ दूरी से ही वह चुंबक को आकर्षित कर लेता है, इसलिए इसको असंपर्क बल कहा जाता है। आगे चलते हैं स्थिर वैद्युत बल। जब हम प्लास्टिक की कंघी या प्लास्टिक के बॉल पेन को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तथा उसके बाद उसको कागज के छोटे छोटे कटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे आकर चिपकने लगते हैं, जो कि स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आपने देखा होगा कि जब एक गेंद को हवा में उछाला जाता है तो कुछ देर बाद वह नीचे की ओर वापस आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी उसके ऊपर एक बल लगाती है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर है आपका यांत्रिक बल। यांत्रिक बल एक ऐसा बल है जो मशीनों के द्वारा लगाया जाता है। कोई भी मशीन स्वयं कोई बल उत्पन्न नहीं करती। मशीनों को काम कराने के लिए हमें उसे किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा देनी पड़ती है। कोई भी मशीन खुद से कार्य नहीं करती। गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए दिए जाने वाला बल पेट्रोल की ऊर्जा के प्रयोग से उत्पन्न होता है तथा भाप के इंजन को चलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला बल कोयले की ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न होता है और पवन चक्की में पवन की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका चुंबकीय बल, जो भी हमने ऊपर भी पढ़ा कि चुंबकीय बल क्या है कि चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अंदर आकर्षण का गुण पाया जाता है जिसको चुंबकीय बल कहा जाता है। फिर है पेशीय बल। जब हम भागते हैं, घूमते हैं, कूदते हैं, उठते हैं या खींचते धकेलते हैं या कोई अन्य शारीरिक कार्य करते हैं तो हमें अपने पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जैसे कि जब हम जुताई के लिए बैलों का प्रयोग करते हैं, ठेला चलाने के लिए घोड़ों या बैलों का प्रयोग करते हैं, वजन ढोने के लिए गधों का प्रयोग करते हैं तथा जंगल में वजन को ढोने के लिए हाथियों का प्रयोग करते हैं। ये जानवर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए अपने पेशीय बल का ही उपयोग करते हैं। कभी कभी विशेष कार्य करने के लिए हम निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं, सब्जी व फलों को काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं।
यह बल सजीवों की मांसपेशियों द्वारा आवश्यक रूप से उत्पन्न होता है। सजीव प्राणियों की पेशियों द्वारा उत्पन्न बल पेशीय बल कहलाता है। फिर है आपका वैद्युत बल। तो वैद्युत बल सूक्ष्म वस्तुओं को खींच या धकेल सकता है। बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियों से बाहर आने वाले धुएं से कार्बन कणों को पृथक करने के लिए इसी बल का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रदूषण को घटाने में भी सहायता मिलती है। फिर है आपका घर्षण बल। एक गेंद को भूमि पर लुढ़काइए तथा एक साइकिल चलाइए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि साइकिल अच्छी चाल से चलना शुरू कर देती है। यदि आप पैडल चलाना बंद कर दें तो यह रुक जाती है। गेंद की स्थिति में यह एक निश्चित दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। हम पहले से ही जानते हैं कि बल गतिमान वस्तुओं को धीमा कर देता है या उन्हें रोक देता है। इसलिए साइकिल या गेंद पर कोई बल कार्य करता है जो उन्हें रोक देता है। इस बल को घर्षण बल कहा जाता है। यह बल जब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु अन्य वस्तु के संपर्क में आती है और गति करती है। उपयुक्त उदाहरणों में साइकिल या गेंद पृथ्वी के भूपृष्ठ के संपर्क में आती है। ठीक है, आगे देखते हैं घर्षण बल के कुछ गुण हैं। तो यह दो वस्तुओं के पृष्ठों के संपर्क में कार्य करता है। यह घर्षण का बल है जो भारी वस्तुओं जैसे बड़े संदूक, भारी वजन से लदे हुए ठेले आदि को उठाने में हमें मुश्किल कर देता है। यह घर्षण बल साइकिल, गाड़ी, ट्रकों के टायरों पर कार्य करता है। फिर है यह केवल जब ही उत्पन्न होता है तब एक वस्तु दूसरी वस्तु को ऊपर की ओर उठाती है। यह हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है और गतिमान वस्तु को रोकने की कोशिश करता है। फिर है आपकी बल की इकाई तथा मात्रक। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन कहलाता है, जो कि 1 मीटर की इकाई है। न्यूटन एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को किसी वस्तु की चाल में 1 मीटर सेकंड का परिवर्तन करता है। इस प्रकार न्यूटन में बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी चाल में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, माना कि आप 5 किलोग्राम के एक डब्बे को इस प्रकार धकेलना चाहते हैं कि उसकी चाल 1 सेकंड में 0 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाए और उस पर बल लगाए जाने वाला 20 न्यूटन हो, जिसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है। 5 × 4 = 20 न्यूटन। आपने 5 किलोग्राम को डब्बे को इस प्रकार यहाँ लिखा तथा उसकी चाल 0 से 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, इसके लिए इसकी गुणा इससे कर दी, जिसके कारण आपका बल लगने वाला 20 न्यूटन होगा। फिर है आपकी बल की माप। स्प्रिंग तुला बल को मापने के लिए एक युक्ति प्रयोग की जाती है। स्प्रिंग तुला में धातु के फ्रेम में एक बंद स्प्रिंग होती है, जैसा कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख भी पा रहे हैं। इसकी लंबाई के परिधि तह एक फ्रेम के केंद्र पर स्लिट करती है, जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है। स्प्रिंग का ऊपरी सिरा धातु के फ्रेम से जुड़ा होता है। स्प्रिंग के निचले सिरे पर एक पॉइंट बिंदु होता है। पॉइंट से स्टील की पट्टी जुड़ी होती है। स्टील की पट्टी के अन्य सिरों से हुक लगी रहती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। धातु के फ्रेम पर न्यूटन में पैमाना अंकित होता है। इसके अंदर एक पैमाना अंकित है जो कि न्यूटन में है, जिसका भार मापना होता है। हुक पर टांग दिया जाता है। जैसे कि आपको अगर किसी वस्तु का भार मापना है तो आपको उस वस्तु को इस हुक पे टांग दिया जाता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्प्रिंग नीचे की ओर खिंचती है और फैलती है। फैलने की माप से बल को माप लिया जाता है, जिसे पैमाने पर पढ़ लिया जाता है। स्प्रिंग तुला बल मापती है क्योंकि भार बल की मात्रा है जो पृथ्वी पर किसी वस्तु पर आरोपित करती है तथा स्प्रिंग तुला वस्तु के भार को भी मापती है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, आइए देखते हैं। बल खिंचाव या धकेल है जो किसी वस्तु की गति या विराम अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। इसकी दिशा या रूप को भी बदलता है या बदलने का प्रयास करता है।
सभी बल वस्तु की गति में परिवर्तन करते हैं। जब कोई बल एक दूसरी वस्तु पर बिना इसके संपर्क में आरोपित होता है तो असंपर्क बल कहलाता है। चुंबक द्वारा आरोपित बल चुंबकीय बल कहलाता है। किसी वस्तु का एक दूसरी वस्तु द्वारा आरोपित बल जो इसके साथ सीधे संपर्क में होता है संपर्क बल कहलाता है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। बल का मात्रक गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में दिया जाता है। मशीनों द्वारा लगने वाला बल यांत्रिकी बल कहलाता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। स्प्रिंग तुला को मापने के लिए एक युक्ति प्रयोग की जाती है। घर्षण बल हमेशा आरोपित बल की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है। फिर है बेटा अभ्यास। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1 है एसआई पद्धति में बल का मात्रक कहलाता है। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, ये सभी हमारे असंपर्कीय बल होते हैं। पेशियों द्वारा लगाए जाने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी बल वस्तुओं की गति में परिवर्तन करते हैं। तो बेटा प्रश्न 2 है, दो वस्तुओं के बीच टक्कर के परिणाम स्वरूप बल में परिवर्तन होता है। यहाँ पे ये होता है पहले आ गया है, आप इसे यहाँ कट कर दीजिए। बल में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं। वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आगे देखते हैं बेटा, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होता है। स्प्रिंग की लंबाई किसी वस्तु को खींचने पर बढ़ती है। फिर है प्रश्न गा, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नाविक नाव को चलाने के लिए धकेल का बल आरोपित करता है। सही। पृथ्वी का खिंचाव संपर्क बल का उदाहरण है। गलत। चुंबक द्वारा लोहे की पिनों को आकर्षित करना चुंबकीय बल का उदाहरण है। सही। बल किसी गतिमान वस्तु की गति धीमी नहीं कर सकता। गलत। साइकिल चालक साइकिल के पेंडलों पर खिंचाव का बल आरोपित करते हैं। सही। फिर है प्रश्न घ, निम्नलिखित के नाम बताइए तथा प्रश्न अंघ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इनको आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।